हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लास में आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे दोस्त। तो आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ संभव एक्सप्रेस, और संभव एक्सप्रेस में आप देख रहे हैं टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज दुनिया में अब आपको संभव एक्सप्रेस के साथ याद रखना है मेरे साथ ही, अब की बार ले लो स्टार। अब की बार ले लो स्टार के साथ में अब चलते हैं हम अब टेस्ट सीरीज की दुनिया में और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो आज का क्वेश्चन आप जानते हैं कि प्रत्येक वीडियो का 50 नंबर का क्वेश्चन मैं आपके लोग के लिए छोड़ता हूं, और ये 50 नंबर का क्वेश्चन जो था मेरे दोस्त, इसमें बहुत सारे बच्चों सही आंसर दिए हैं और कुछ कुछ मेरे प्यारे दोस्त गलत आंसर लगा दिए हैं। खैर कोई बात नहीं है, क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग को देख लेना है ना। क्वेश्चन क्या है उसको देखना है। तो क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त कि नागी और नकटी, आपको बताया था मैंने कि नागी और नकटी जो है, नागी और नकटी ये दो अभयारण्य हैं जो बिहार में हैं। अब मैंने बताया था कि बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो जमुई डिस्ट्रिक्ट में है ना। ये पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल कब घोषित किया गया है? तो ऑप्शन है 1999, 2024 और देखना है 2011, 1972। तो 2024 में इन्हें दिया गया है स्थान। चलिए मेरे दोस्त, तो इसका आंसर बिल्कुल बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं आज का हम पहले क्वेश्चन के साथ में। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। अब देखना है कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया है? देखेंगे, अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त, 22 जुलाई, 1 जनवरी और 22 अक्टूबर। बताना है मेरे दोस्त क्या हो सकता है। अब फटाक फटाक आंसर में चलेंगे, आपको टाइम मिलता है। अब इसका आंसर हो जाता है ए, 23 अगस्त को मनाया जाता है मेरे साथी। चलिए, तो ये दिवस से क्वेश्चन रहा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है स्क्रीन पे। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए है ना Challenger-1 सैटेलाइट लॉन्च किया है? देखिए कौन किया है, इसरो किया है या ESA, CNSA या नासा ने? बताइएगा। Challenger-1 जो सैटेलाइट का किया है वो है नासा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज का ये तीसरा क्वेश्चन ये रहा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य शहर घोषित किया है? केरल का ही है, कोझिकोड, ग्वालियर को, कोची को और बेंगलुरु को। जब यहाँ पूछ दिया है कि केरल के किस शहर, तो केरल वाला को ही पकड़ेंगे। तो देखेंगे ये तो आपको केरल में है ही नहीं, ये केरल में है ही नहीं, तो बाकी दो को देख रहे हैं, तो आपका आंसर कोझिकोड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है। हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? चार्ल्स मिशेल को, एंटोनियो कोस्टा को, हरमन वान रोम्पुय को या वान डेर लेयन के? अब बताएंगे तो एंटोनियो कोस्टा इसका आंसर होगा मेरे साथी। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है उसको देखना है। भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशन के सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। देखना है अनुच्छेद 45, 46, 48 या 47 कौन में होगा मेरे साथी? तो आंसर इसका जो हो जाएगा मेरे ख्याल से आपका अनुच्छेद 47 आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। आप देख रहे हैं संभव एक्सप्रेस, और संभव एक्सप्रेस में ज्यादा डिटेल और समझाने की आवश्यकता नहीं है, बस फटाक फटाक आपका क्वेश्चन और 4 ऑप्शन के साथ में आंसर देने की आवश्यकता है। आप जो देख रहे हैं वो है संभव एक्सप्रेस। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? देखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ी या नलामाला की पहाड़ी या फिर सतपुड़ा की पहाड़ी या महेंद्रगिरी की पहाड़ी। तो कहाँ मिलता है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां मिलेगा मेरे दोस्त उसको बोलते हैं हम लोग नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा स्क्रीन पे। देखिए नाबार्ड आप देख रहे हैं। नाबार्ड मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों के ऋण
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004-5 में, है ना, में किस नाम का एक विशेष पायलट परियोजना शुरू किया है? तो वो परियोजना कौन सा है? BLP कार्यक्रम, JLG, SGSY, MEDP। तो इसका आंसर मेरे दोस्त JLGP, है ना। JLG का मतलब हो गया, है ना, ज्वाइंट मतलब संयुक्त, ज्वाइंट लेबिलिटी ग्रुप, ज्वाइंट लेबिलिटी ग्रुप। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे साथी। निम्नलिखित में से कौन सी योजना या कार्यक्रम सूक्ष्म वित्तीय जैसी पहल से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है देखना है। तो इंदिरा गांधी प्रथम कार्यक्रम ही तो है, जनधन योजना भी वित्त से संबंधित है, और उज्ज्वला योजना ये नहीं है जी, ये वित्त से नहीं है। इसका आंसर सी होगा। आजीविका परियोजना भी वित्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया? दोहरे दंड के बारे में बताया गया जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए। यह अनुच्छेद कितना में कहा जा रहा है? 21 के 2 में, 22 के 2 में, 20 के 2 में, या 19 के 1 में? किसमें कहा जा रहा है मेरे साथी? तो इसका आंसर होगा मेरे साथी, है ना, सी में, यानी सी ऑप्शन क्या कर रहा है? अनुच्छेद 20 का 2 में। चलिए तो ये क्वेश्चन अब रहा आपके पास। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है? देखिए, क्या 20.5% है, 21.8% है, या 20% है, या 28%? क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका आंसर है मेरे साथी 21.8% है 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ग्राम और लघु उद्योग समिति के रूप में भी जाना जाता है, के रूप में भी जाना जाता है महालनोबी समिति, करवे समिति, मुंशी समिति, या चक्रवर्ती समिति? कहता है ग्राम और लघु उद्योग, ग्राम और लघु उद्योग किस नाम से जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा, करवे समिति के रूप में जाना जाता है। अब क्वेश्चन देखना है, 12 नंबर क्वेश्चन ये है, साल, ये वृक्ष का नाम जानते होंगे आप लोग, साल, बबूल और बांस, जो शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन के प्रकार हैं, वे वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? इसकी वार्षिक मात्रा कितनी है? तो देखिए 25 सेंटीमीटर से कम होगा, या 200 से 250, मतलब कि 250 सेंटीमीटर के बीच होगा, या 251 सेंटीमीटर या इससे अधिक होगा, या 51 सेंटीमीटर से 151। तो याद रखिएगा कि जहां कह रहा है साल, बबूल और बांस, जो शुष्क उष्ण कटिबंधीय होगा, वहां जो होता है 50 से 100 के लगभग में। आइए, तो 50 से 100 के लगभग में 51 से आप देख रहे होंगे 151 के बीच में, यानी कि डी बिल्कुल आंसर इसका सही है मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, देखना है कि क्या क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण की गुणात्मक माप है? CRR, या नैतिक दबाव, या SLR? तो साख नियंत्रण की गुणात्मक माप अगर कहे तो वो है मेरे दोस्त नैतिक दबाव। कौन होगा? नैतिक दबाव, यानी 2, केवल 2 है। हाँ चलिए, केवल 2 आपका आंसर है मेरे साथी, 20 का आंसर होगा। चलिए चलते हैं फटाफट, आप क्वेश्चन देखते चलें और फटाफट इसका आंसर आप लगाते चले मेरे साथी, है ना। कोई समय आपका बर्बाद हम करने वाले नहीं है, बस क्वेश्चन दे रहे हैं, ऑप्शन देखिए, आप टिक आउट कीजिए, उसके बाद हम बताने का प्रयास करते हैं। सांची के स्तूप की खोज 1818 में किसके द्वारा की गई थी? सन हेनरी टेलर, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, या कनिंघम? देखिए क्या हो सकता है। सांची का
है ना। सांची के स्तूप का खून किसने किया था, कितना में, तो 1818 में। बताइए। चलिए, तो इसका आंसर आपका होगा मार्शल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पुरापाषाण स्थल है। पुरापाषाण स्थल इसमें देखिए भाई, इनाम गांव, ब्रह्मगिरी, भीमबेटका या हड़प्पा। सबसे पुरापाषाण काल का स्थल इसमें कौन है, तो याद रखिएगा भीमबेटका। भीमबेटका इंपॉर्टेंट है, सबसे प्राचीन है इन ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था 1838 में, 81 में, 1918 में, 1718 में। क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिए, तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त 1881 में इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। क्लियर। क्वेश्चन देखना है, मंजीरा मगरमच्छ वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथी, बहुत इजी है मगर बहुत बिजी है। चलिए क्वेश्चन पकड़िए, मंजीरा मगरमच्छ वन अभ्यारण्य कहाँ है। आप अगर जीके और जीएस पढ़ते हैं तो अपना जो दमखम है इसमें दिखाइए और 50 क्वेश्चन में कितना सही होता है वो बताइए। चलिए देखता है कि मंजीरा मगरमच्छ वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है। तेलंगाना, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल। कहाँ हो सकता है मेरे साथी, तो मंजीरा मगरमच्छ जो है वह आपका वन जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम कब अर्जित किया गया था। इस मिशन पूछ रहा है 1950 में, 1953 में, 1955 में, 1960 में। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो है 1953 में सबसे पहले चढ़ा गया था। आप एडमंड हिलेरी का नाम सुना होगा और तेंजिंग शेरपा का नाम सुना होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम यहां पे आ गया। ये क्वेश्चन आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है कि नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है। सतलज और काली, काली और तीस्ता, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा और काली। क्या हो सकता है, याद रखिएगा पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, तब आसाम या पूर्वी हिमालय होता है दोस्त। तो पूछ रहा है नेपाल हिमालय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये क्वेश्चन आते रहता है। तो याद रखिएगा ये काली और तीस्ता नदियों के बीच में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस होता है। ये तो बड़ा इजी है, इसी को कहते हैं कि बहुत बिजी है। 25%, 78% या 50% या 68%। बताइए, देखना है क्या होगा। इसका आंसर जो है मेरे दोस्त 78%। क्या है, 78% ही इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब। आगे क्वेश्चन आप देखना है, ये क्या कहता है क्वेश्चन आपका भाई। तो क्वेश्चन ये आ गया, जब कोई तरंग एक सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो कला परिवर्तन क्या होगा। 3 पाई, 0 या पाई या 2 पाई। इसका आंसर होगा मेरे साथी सिर्फ पाई होगा। क्या होगा, सिर्फ पाई होगा, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका पहुंच गया है 22। किसी गैस के समदाब प्रसार में क्या बढ़ता है भैया। अगर किसी गैस के समदाब प्रसार में बढ़ता है, क्या आयतन और तापमान दोनों बढ़ता है या दोनों घटता है, या आयतन घटता है तापमान बढ़ता है, या आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और तापमान बढ़ जाता है। क्या हो सकता है, तो ध्यान रखिए किसी गैस के जब दबाव सम दबाव प्रसार होगा तो उसमें आयतन और तापमान दोनों में वृद्धि होगा, यानी दोनों बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास ये रहा, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य होगा। पराबैंगनी, दृश्यमान किरण या अवरक्त विकिरण या माइक्रो तरंग। किस में हो सकता है मेरे साथी। ध्यान देना है कि उच्च ऊर्जा स्तर
और छोटा तरंगधर जो होगा वो होगा परावैगनी विकिरण में मेरे साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 आ गया। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, बताएंगे कौन है? बैगनी, नीला, पीला, हरा। क्या हो सकता है मेरे साथी? इसका आंसर बिल्कुल ए सही जवाब होगा बैगनी। चलिए फटाफट क्वेश्चन आप लगाते चलिए, आप जुड़े हुए मेरे साथ। संभव एक्सप्रेस में मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होता है भैया? तो उसकी सतह गिरेगी, वैसे बने रहेगी, उठेगी, या पहले उठेगी फिर नीचे गिरेगी? तो याद रखिएगा कि जब मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी की तेल की सतह गिर जाता है, यानी गिरेगी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका ये रहा स्क्रीन पे। कहता है हक्कल, क्या है? हक्कल के नियम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गैर एरोमेटिक है? नेप्थिलीन है, एंथ्रासीन है, या मीथेन है, या बेंजीन है? ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप समझ में आ रहा होगा, कई बार आ चुका है। ये मीथेन होगा इसका आंसर, बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। चलिए अगला तो देखते हैं, ये रहा 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनओमियम प्रतिरोध है? अनओमियम प्रतिरोध है लैंप तंतु, डायोड, तांबे का तार, टंगस्टर का तंतु। क्या हो सकता है मेरे साथी? तो यहां होगा डायोड, बिल्कुल इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फटाफट क्वेश्चन का आंसर, कोई ज्यादा देर नहीं करते हुए, समय बर्बाद नहीं करना है आपको, फटाफट क्वेश्चन आप रिवाइज कर लें। पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? आंसर देखना है आपको। हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल, सुमित अंतिल, भाग्यश्री जाधव। हरविंदर सिंह, भाग्यश्री जाधव, सुमित अंतिल, प्रीतिपाल। क्या हो सकते हैं? तो याद रखिएगा पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों का जो समापन समारोह हुआ था उसमें भारतीय ध्वज को लेकर के चल दिए थे हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। ये दोनों, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, देखना है क्या कहता है क्वेश्चन भाई। तो जाकिर हुसैन, बड़ा इजी क्वेश्चन है मेरे साथी, एक प्रसिद्ध वादक हैं। कौन वादक हैं? ध्यान रखिएगा। इनका निधन दिसंबर 2024 में 73 वर्ष की आयु में हो गया। चलिए अब तो बेचारे नहीं रहे, लेकिन बताना यह है कि किसका वादक थे? सरोद का, सारंगी का, संतूर का, या फिर तबला का? तबला का ही ये बहुत अच्छे वादक में से एक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, देखना है ये क्वेश्चन क्या कर रहा है साथी। महिला प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता है? बताइए। मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, यूपी वॉरियर्स, गुजरात ज्वाइंट्स। क्या आंसर हो सकता है आपका? तो चलिए आप जानते होंगे इसका आंसर, मैं बताता हूं, मुंबई इंडियंस के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 31 इस तरह का है। क्या कह रहा है 31 क्वेश्चन कि जनवरी 2025 तक, है ना, तक में अजय बंगा, नाम सुने होंगे, अजय बंगा किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष हैं? बताइए। और फिलहाल अभी भी हैं, अभी भी वही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक WB, एशियाई विकास बैंक ADB। किसका हो सकते हैं? तो विश्व बैंक के अभी वर्तमान में कौन है भाई? तो अजय बंगा ही तो हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा साथी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? बहुत इजी है मेरे दोस्त, इसी तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या कहा करते हैं? इजी है मगर बहुत बिजी है, ठीक ना। लोहित नदी, अलकनंदा नदी, गोमती नदी, यमुना नदी। आपको तो सुनने से पता चल गया होगा कि बहुत सारी नदियां इसमें जो लिख रहे हैं, 4 नदी का नाम है। अलकनंदा जो गंगा में मिल जाती है, गोमती भी मिल जाती है गंगा में,
यमुना भी गंगा मिल जाती है। तो 3 के 3 तो भैया होगा ही नहीं। और लोहित, स्वर्णश्री, धनश्री, ये जो सब नदियां हैं, तिहांग, ये सब मिलते हैं किसमें? ब्रह्मपुत्र के, इसलिए लोहित इसका बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे साथी। चलिए तो आगे बढ़ते जाना है। क्वेश्चन नंबर आ गया 33 का क्वेश्चन ये कहता है मेरे साथी, 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधों को उखाड़ फेंका और अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाया गया, यानी लगाए। तो आप नीलगिरी पकड़ते हुए, नीलगिरी से संबंधित पकड़ते हुए आंसर जा गलत नहीं करना है। और कह रहा है कि ये केरल में होगा कि महाराष्ट्र में होगा कि कर्नाटक में होगा कि बिहार में होगा। चलिए, नीलगिरी को देखते हुए कोई गलत आंसर मत टिक आउट कर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा मेरे साथी कर्नाटक में। यह आंदोलन याद रखेंगे कहां? कर्नाटक में हुआ था। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, 34 का क्वेश्चन है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तसांगपो, मेकांग, मापचा खंबाब या इरावती नदी? क्या हो सकता है मेरे साथी? बड़ा इजी क्वेश्चन है और इस तरह के नाम हमेशा वहीं देखने को सुनने को मिलता है। मापचा खंबाब ही सटीक और सही आंसर है मेरे साथी। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन आपके पास ये है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता की दरें सबसे कम है? सबसे कम बताया जा रहा है। क्या कच्छ होगा, श्रावस्ती है, दंतेवाड़ा या अरवल? हो सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर बिल्कुल सी, दंतेवाड़ा सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका रहा स्क्रीन पे, ये क्या कहता है क्वेश्चन साथी? तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा, है ना, बर्मा को भारत से अलग किया गया? अधिनियम से अगर क्वेश्चन रहे, संवैधानिक क्वेश्चन रहे, तो अधिनियम में अगर सबसे ज्यादा आवे तो आप पता लग रहा होगा किसको मारना है। अभी तुरंत हम बताते हैं। बताइए, भारत सरकार अधिनियम 1935, रानी की उद्घोषणा 1858, मिंटो मार्ले सुधार 1909, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या हो सकता है? तो याद रखें, कोई भी अधिनियम से अगर क्वेश्चन आए तो आप बहुत सतर्कता से इसका आंसर और ऑप्शन पढ़ते हुए आप चूज कर लीजिएगा 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था। यानी जो बर्मा है, म्यांमार, वो हमारे देश का एक अभिन्न अंग था। ध्यान रखना है, अधिनियम जो है 1935 के हिसाब से उसको अलग किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर थे? बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए, एकदम प्रारंभिक क्वेश्चन है। के एस हेगड़े, गणेश मावलंकर, एम ए अयंगर और मीरा कुमार। ध्यान देना है। तो आपको है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे मेरे दोस्त, वे थे, देखिएगा क्या, गणेश मावलंकर जी। याद रखना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत बिजी क्वेश्चन है मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन को देखिए, सटीक आंसर लगाइए। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी समझ रहे होंगे, नीति निर्देशक तत्व के बारे में। देखिए दिया हुआ है, नीति के निर्देशक सिद्धांत, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से संविधान से प्रेरित है। आपको मैंने बताया था कि भारतीय संविधान बनाने के लिए हमारे संविधान सभा के जितने सदस्य लोग थे, इन महानुभावों ने आपके कितने, तो 60 देशों के लगभग अवलोकन करने के बाद आपका संविधान को दुरुस्त किया है। अब इसमें से बताया जा रहा है कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, है ना, किस संविधान से प्रेरित है। इन 60 में से देखिए 4 गो ऑप्शन में है, यूएसए, फ्रांस, आयरलैंड, ब्रिटेन। तो सभी को पता होगा नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्या क्वेश्चन है मेरे साथ ही देखा जाता है,
कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। एक तरफ जो होंगे वो राष्ट्रपति का होगा, इधर जो होंगे वो उपराष्ट्रपति का होगा। तो राष्ट्रपति का शपथ तो भैया 60 में है। चलिए 60 60 60 बहुत दो को 60 आ गया, देख लीजिए एक 60 यहाँ भी और एक 60 यहाँ भी। और कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का जो होगा वो 69 में होगा। तो 69 चुनिए। तो ये में 69 है तो उधर नहीं है, ये में 69 है ही नहीं, इसमें 69 है तो यहाँ भी है, इसमें 69 है तो इधर नहीं है। इसका मतलब आपका दोनों किस में आया, यानी अनुच्छेद वाला जो क्वेश्चन आपका आया ये सी में आया, अनुच्छेद 60 यानी 60 और अनुच्छेद 69 में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपका आ गया 40। देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन आपके लिए कैसा रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय कह रहा है? नहीं है, नहीं है संवैधानिक मेरे दोस्त। तो भारतीय निर्वाचन आयोग, ये तो बिल्कुल सही जवाब, ये तो है ही। और कह रहा है भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये आपका संवैधानिक नहीं है। और वित्त आयोग, ये तो संवैधानिक है। तो आंसर आपका मिल गया, यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए तो अगले पावदान पे हम पहुंचते हैं 41 नंबर क्वेश्चन के करीब। और 41 नंबर क्वेश्चन आपके साथ में ये है, भारत और श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौता पर कहता है कि कौन से ईयर में हस्ताक्षर किए गए? 2005, 2015, 1998 या 1975 बताया जाए। क्या ऑप्शन इसमें से आंसर बन सकता है? तो सी 1998 बिल्कुल इसका सटीक और सही जवाब है मेरे साथी। कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन के पास। अब 42 नंबर का क्वेश्चन ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। भारत में पका हुआ मध्याह्न भोजन किस वर्ष शुरू किया गया है भैया? 2010 में, 2005 में, 2001 में या 2014 से चालू हुआ है? ध्यान देना है। तो इस तरह की योजना जो चलाया गया है आपके 2001 से ही चलते आ रहा है। चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 43 नंबर का क्वेश्चन ये है साथी कि करेंसी नोटों के मूल्य की पहचान दृष्टि बाधित व्यक्तियों की सहायता हेतु आरबीआई द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया गया है, जिसका नाम किरण, मनी, धन या दृष्टि रखा गया है? तो बताएंगे इसके लिए जो एप्लीकेशन है मेरे दोस्त वो है मनी। मनी क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, और ये सूचीबद्ध वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे, इसके बाद इस पर विचार करेंगे। सूची 1 और सूची 2 में सुमित करना है, ध्यान देना है। इधर कुछ विद्रोह दिया गया है, इधर कुछ स्थल है। दिमाग लगाइए। कुका विद्रोह कह रहा है कहाँ होगा? तो देखिए रामसी कुका पंजाब में। मोपला विद्रोह कहाँ होगा? मालाबार क्षेत्र में होगा। भील विद्रोह कहाँ होगा? ये महाराष्ट्र में होगा। और कोल विद्रोह कहाँ हुआ है? तो ये बिहार और उड़ीसा में हुआ है। तो ऊपर का देखिए 1 2 1 2 साथ है, 1 2 1 2, तो 1 2 यहाँ भी है और 1 2 यहाँ भी है। उसके बाद में क्या आ रहा है? 4, और उसके बाद में आ रहा है 3, 4 3 4 3, 1 2 तो है मगर 3 4 गलती हो गया। 1 2 4 3 बिल्कुल सही जवाब है आपका सी ऑप्शन परफेक्ट है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है? 1883-84 का इलवर्ट बिल किससे संबंधित है? तो आपको तो पहले याद रखना है, रिपन महोदय को याद करिएगा। किनको? ये रिपन का काल का रहा है ना। अब न्यायिक सुधार से है, शैक्षणिक सुधार से है, या वित्तीय सुधार से है, या सामाजिक सुधार से है? तो रिपन के द्वारा याद रखिएगा 1883-84 का जो इलवर्ट बिल है ये न्यायिक सुधार से संबंधित है मेरे साथी। 45 नंबर क्वेश्चन इस तरह से क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 क्वेश्चन आपका ये रहा साथी। चलिए ऑपरेशन पोलो ये है। ऑपरेशन पोलो क्या है? जब स्वतंत्र भारत के बाद है ना, जब अपनी कई से रियासतों को है ना आपके महानुभाव लोगों के द्वारा अपने भारत में मिलाए जाने की जब चल रही थी प्रयास, तो उस क्षेत्र में कुछ ऐसे थे रियासत जो अपने खुद ब खुद इच्छा से मिल गए थे।
किन्हीं को जबरदस्ती मिलाना पड़ा था और किसी पर पुलिसिया कार्रवाई भी की गई थी, तो उसी के आधार पर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि ऑपरेशन पोलो क्या था। तो बताना है 1948 की हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित था, या भारत की सभी देशी रियासत के विरुद्ध था, या जम्मू कश्मीर की रियासत के विरुद्ध था, भारत और पाकिस्तान युद्ध 1999 से संबंधित था। अभी मैंने आपको कुछ संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया था। तो देखिए हैदराबाद नहीं मिलना चाहता था, तो उसी के लिए यहाँ पे देखिए कार्रवाई हुई थी, पुलिसिया कार्रवाई, और इसी कार्रवाई का नाम रखा गया था 1948 में ऑपरेशन पोलो। यानी कि ए नंबर का जो क्वेश्चन होगा बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। तो 47 नंबर का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, कहने का मतलब हुआ कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, कहता है कि कहाँ है भैया। तो ध्यान देना है कि ये जो है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर और अंटार्कटिका। तो देखेंगे इस प्रकार की जो आकार होगा ये अटलांटिक महासागर की आकार होती है, और यही इसी पर जो है 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश दोनों यहाँ पे मिलते हैं। यही क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। तो ये बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा अटलांटिक महासागर, जिसकी आकृति एस की तरह होता है। तो चलिए 48 नंबर क्वेश्चन के पास हम लोग पहुंचते हैं और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक लाइसोसोम के प्रकार है। लाइसोसोम के प्रकार हैं फागोसोम, अवशिष्ट निकाय, या इसमें से दोनों, और लिखा गया है दाने। कोई बात नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा ए बिल्कुल सही जवाब, ए बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। चलिए होता है थोड़ा बहुत मिस्टेक होते रहता है ना। दोनों कहिए चाहे दाने कहिए, लेकिन दोनों होगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। रेखित पेशियों में पाए जाने वाले चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, बायोलॉजी का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है जी। संशोधित रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं, मायोफिब्रिल कहते हैं, या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, या एर्गा अस्टोप्लाज्म कहते हैं, या टेस्टोटेंटिकुलम कहते हैं। तो देखेंगे रेखित पेशियों में पाए जाने वाले चिकनी अंतःद्रवी जालिका, अंतःद्रवी जालिका जो होंगे इसे कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक और सही होगा। और आज का जो क्वेश्चन होगा मेरे दोस्त, ये 50 नंबर का क्वेश्चन, आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए ही छोड़ता हूं। 50 नंबर का क्वेश्चन आपको देखना है, इसका 4 ऑप्शन है, जो सटीक सही लगे उसका आप कमेंट में आंसर करिएगा मेरे साथी। चलिए तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। निम्नलिखित में कौन सा सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। प्लाज्मा कोशिका, डर्मिस, या फाइब्रोब्लास्ट, या डायफ्राम, क्या होगा साथी। इसका आंसर का मैं इंतजार करूंगा आपका कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 50 का। और इसका आंसर के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मैं विदा लेता हूं मेरे साथी आज का 50 नंबर क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।